क्या तुम्हें डेथ नोट याद है? आखिर इस एनीमे का मास्टरमाइंड कौन था और लाइट को वो रहस्यमयी नोटबुक आखिर किसने और क्यों दी? क्या उस नोटबुक से सिर्फ मौत ही दी जा सकती है या फिर उसमें छुपा है कोई गुप्त पावर भी? और आखिर क्या है डेथ नोट की पूरी दिल दहलाने वाली स्टोरी? तो बैठ जाओ आराम से और अगर दिल करे तो लाइट यागामी की तरह एक पेन उठा लो, क्योंकि आज हम खोलेंगे डेथ नोट का पूरा सच। एपिसोड 1 रिबर्थ। एक ऐसी जगह यहाँ डेथ्स गॉड अपना टाइम पास कर रहे होते हैं गैम्बलिंग करके, लेकिन उनमें से एक रियू बोर हो चुका अपने दिमाग से, जबकि बाकी शिनिगामी जुआ सट्टा सब खेल रहे होते हैं। रियू की नजर किसी और चीज पर थी, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग, ह्यूमन वर्ल्ड। This world is rotten. मिलते हैं लाइट यागामी से, एक हाई स्कूल जीनियस, परफेक्ट ग्रेड्स, परफेक्ट रेपुटेशन और ह्यूमैनिटी के लिए जीरो पेशेंस। क्लास में जब उसके क्लासमेट्स आपस में बकचोदी कर रहे होते हैं, लाइट टीवी को घूरता है जहाँ क्राइम, वॉर और करप्शन की नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। ऐसी चीज तो कोई इंप्रेस नहीं हो सकता। अगला दिन आता है, फिर एक नोटबुक आसमान से गिरती है। यही है डेथ नोट। स्कूल के बाद लाइट उसे उठाता है और उसके पेजेस को पलटने लगता है। पहला रूल उसे तुरंत दिखता है, जिस भी इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ नहीं होता, बेस्ट केस पर सब देखना शुरू करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक हॉस्टेज सिचुएशन न्यूज में छा जाती है। एक वायलेंट क्रिमिनल जो लोगों को गन पॉइंट पर रोक के रखा है। पुलिस भी झक मारी होती है उस वक्त, पुलिस भी उसे रोक नहीं पाती। उसका नाम और चेहरा टीवी पर क्लियरली दिख रहा था, तो लाइट सोचता है क्यों नहीं। वो नाम लिखता है और वेट करता है। A heart attack in 40 seconds? We'll see. 40 सेकंड बाद हॉस्टेजेस भाग जाते हैं और वो क्रिमिनल अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है। लाइट जितना शॉक हो सकता था हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। किसी का नाम एक नोटबुक में लिखने से कोई कैसे मर सकता है? इसलिए वो एक और टेस्ट करता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बाइकर गैंग दिखती है जो कि एक वुमेन को हरास कर रही होती है और उनके लीडर का नाम लाइट सुन लेता है और तुरंत शॉप में जाता है उसका नाम लिखने के लिए। इस बार वो थोड़ा क्रिएटिव भी होता है, डेथ का कॉज भी लिखता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि अगर तुम गॉड बनने जा रहे हो तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए। 40 सेकंड्स बाद गैंग लीडर की बाइक एक ट्रक से पूरी तरह टकरा जाती है और लाइट अब 2 लोगों की जान ले चुका है। बाकी गॉड्स रियूक का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसका नोटबुक खो गया, लेकिन ये सब रियूक के प्लान का एक पार्ट था। वो बिना किसी सेकंड थॉट के ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है, अपने चेहरे पर एक शैतानी स्माइल लिए हुए। अगले दिन जब लाइट स्कूल से घर आता है और अपनी माँ को परफेक्ट टेस्ट स्कोर्स देता है, वो सीधा अपने रूम में जाता है, लॉक कर देता है डोर और दोबारा डेथ नोट खोलता है। तब दिखता है पेजेस और पेजेस पूरी तरह से भरे हुए हैं नाम से। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। अब कुछ बच्चे जर्नलिंग करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली मर्डर में लग जाते हैं। तभी बूम, एक मॉन्स्टरस फिगर उसके रूम में अचानक अपीयर होता है। I am the Shinigami Ryuk. That used to be my notebook. और हाँ, ये कोई और नहीं, ये रियू की है। लाइट चिल्लाता है, कुर्सी से गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो खुद को संभालता है वो रियू से कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर लाइट एक्सप्लेन करता है अपने नए वर्ल्ड के ऑर्डर्स। वो क्रिमिनल्स को खत्म करके एक परफेक्ट सोसाइटी बनाएगा जहाँ कोई भी क्राइम करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग डिवाइन जजमेंट से डरते रहेंगे और उस पूरे सिस्टम के टॉप पर होगा खुद लाइट। It's just as I thought. Humans are so interesting. ओ बॉय, ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट एपिसोड कॉन्फ्रंटेशन। हम वापस क्लास में हैं, जहाँ लाइट कैजुअली एक सेंटेंस को जापानीज में ट्रांसलेट कर रहा होता है और अपने आप को एक छोटा सा गॉड समझ रहा होता है। स्कूल के बाद एक क्लासमेट उससे हैंग आउट करने को पूछता है, लेकिन लाइट मना कर देता है क्योंकि वो बिजी होता है। और बिजी का मतलब होता है अपने रूम में लॉक होके सिस्टमैटिकली न्यूज में दिख रहे हर क्रिमिनल का नाम लिखना। If I'm serious about trying to create an ideal world that's free from evil, then I need to make the most of my time. रिक उसे देख रहा होता है जब लाइट एक्सप्लेन करता है कि डेथ नोट के साथ उसका टाइम लिमिटेड है। स्कूल, पढ़ाई और नॉर्मल लाइफ मेंटेन करने के बीच वो केयरलेस नहीं हो सकता। उसकी राइटिंग सेशन इंटरप्ट होती है एक नॉक से। उसकी छोटी बहन सोई होती है जो उससे मैथ होमवर्क में हेल्प मांगती है। लाइट जल्दी से नोटबुक छुपाता है और उसे अंदर आने देता है, लेकिन रियो कैजुअली एक नया रूल बताता है। If anyone else touches that notebook you've got hidden in the drawer right now, they'll be able to see me too. लाइट पोकर फेस बनाए रखता है, लेकिन मनी मन रियो को गाली देता है इतनी इंपॉर्टेंट बात अब बताने के लिए। फिर वो सोई के होमवर्क में मदद करता है जब रियो बैकग्राउंड में खड़ा मजे ले रहा होता है। तभी दूसरी तरफ आईसीपी और फुल मेल्टडाउन मोड में होती है। 52 क्रिमिनल्स सिर्फ 2 दिन में मर चुके हैं। कोई लीड नहीं, कोई सस्पेक्ट नहीं, कोई पैटर्न नहीं। सिर्फ एक बात कॉमन है, सबकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। कुछ ऑफिसर सोच रहे हैं कि ये कोई मिरेकल हो सकता है, लेकिन कुछ समझ जाते हैं ये एक ऐसा मास मर्डरर है जिसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं और जब वर्ल्ड के बेस्ट डिटेक्टिव्स भी इसे सॉल्व नहीं कर पाते तो सिर्फ एक बंदा बचा है जो ये कर सकता है, एल। What's this L they're talking about?
We don't know El's real name or whereabouts. In fact, we still don't even know what he looks like. देखो, एल एक एनोनिमस डिटेक्टिव है, ना उसका असली नाम किसी को पता है ना उसका चेहरा, लेकिन एक बात सबको पता है, उसने कभी कोई केस नहीं हारा। और ICPO के लिए गुड न्यूज ये है कि उसने सिर्फ हेल्प करना एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर चुका है। एल के मुताबिक कीरा, हाँ, अब लोग उससे यही कह रहे हैं जापान में ही कहीं है। लाइट को अचानक एक बुरा सा फीलिंग आता है, बिना किसी रीजन के वापस घर पे। लाइट ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहा होता है। वो अपने डेस्क में एक सिगरेट कंपार्टमेंट बनाता है, जिसमें ऊपर एक फेक डायरी होती है और नीचे फॉल्स बॉटम के अंदर डेथ नोट छुपा होता है। अगर कोई गलत तरीके से उसे खोलने की कोशिश करेगा तो पूरा नोटबुक जल के राख हो जाएगा। रियूक सब दिख रहा होता है जब लाइट उसे कहता है, अगर किसी ने डेथ नोट ढूंढ लिया तो मैं पूरा घर ही जला दूंगा। एनीमे के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। It all comes down to a choice. Would I prefer to be executed or deal with a little house fire? बाहर दुनिया में लोग कीरा के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसे इग्नोर करता है। इंटरनेट पर तो सीन ही अलग है। एनिमल्स मैसेजेस, बोर्ड्स पे डिबेट्स और फैनेटिक्स बच चुके हैं जो यूज सेवियर कह रहे हैं। इसका मतलब लाइट बिना कुछ किए एक पूरा बिलीवर्स का आर्मी ले आया। तभी टीवी सडनली कट होता है। ICPO की तरफ से एक स्पेशल लाइव पॉडकास्ट चालू होती है। एक मैन सूट में स्क्रीन पे अपीयर होता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ लिंड एल टेलर एलियास एल। I am Lind L. Taylor, otherwise known as L. ये पहली बार है जब एल अपना फेस दिखाता है और पुलिस भी शॉक हो जाती है। टेलर डायरेक्टली कैमरा में देखता है और कीरा ऊपर कंडेम्न करता है। वो उसे एक मर्डरर कहता है और बोलता है कि उससे पकड़ा जाए। फिर वो एक बड़ी गलती करता है, कीरा को ईवल कह देता है। लाइट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और एक ही मोशन में वो टेलर का नाम डेथ नोट में लिख देता है। I'm the one who become the god of a new world that everyone desires. All those who would oppose that god, they are the ones who are truly evil. 40 सेकंड्स बाद टेलर अपना सीना पकड़ता है और लाइव टीवी पे गिर जाता है। लाइट हल्का सा स्माइल करता है। एल तो जीनियस था ना, अपने एक्सक्यूशन में खुद ही चला गया। तभी स्क्रीन बदलती है, एक बड़ा एल इंसिग्निया दिखता है और असली एल की वॉइस सुनाई देती है। लाइट ट्रैप में चला जाता है। टेलर कभी एल था ही नहीं, वो सिर्फ एक डिकॉय था और लाइट ने अपनी पावर प्रूव करते वक्त एक बड़ी गलती कर दी। वो आउट प्ले हो गया। एल रिवील करता है कि ये पॉडकास्ट ग्लोबल नहीं था, ये सिर्फ जापान के कांतो रीजन में दिखाया गया। अब एल को एग्जैक्टली पता है कीरा कहाँ से ऑपरेट कर रहा है और लाइट का पहला विक्टिम भी सिर्फ जापान में रिपोर्ट हुआ था। तो इससे एल ने कीरा की लोकेशन नैरो डाउन कर दी और उसका फर्स्ट क्राइम आइडेंटिफाई कर लिया। It won't be too long now before I am able to sentence you to death. Al has certainly lived up to his reputation. पुलिस एल के डेडिकेशन स्किल्स देख के स्टन्ड रह जाती है। लाइट बस गुस्से में है, लेकिन वो ज्यादा देर तक स्क्रीन पे हिला हुआ नहीं रहता। वो सीधा स्क्रीन की तरफ देखता है और उसका दिमाग फुल स्पीड में चल रहा होता है। एल चैलेंज चाहता है तो उसे मिलेगा भी। दोनों एक दूसरे को स्क्रीन के थ्रू घूरते हैं और दोनों बोलते हैं, I am justice. नेक्स्ट एपिसोड डीलिंग्स शुरू होता है पुलिस के शॉक्ड होने से एल के नई डिस्कवरी के बाद, लेकिन टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। वो एक और मीटिंग करते हैं और अब तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसका रिव्यू करते हैं। कीरा जापान में है और कीरा को किसी को भी मारने के लिए नाम और चेहरा चाहिए, लेकिन गेस करो क्या? एल के पास एक नई थ्योरी है। कीरा मोस्ट लाइकली एक स्टूडेंट है, उसके पास रीजन भी है। डेथ का टाइम हर बार एक जैसा होता है, जैसे कि स्कूल शेड्यूल के अराउंड प्लान किया गया हो। क्रिमिनल्स रात में या सुबह अर्ली नहीं मर रहे, वो मरते हैं जब एक स्टूडेंट फ्री होता है, आफ्टरनून्स, इवनिंग्स और वीकेंड्स। अपने सस्पिशियस कंफर्म करने के लिए एल पुलिस से कहता है कि चेक करें कि सारे विक्टिम्स के चेहरे उनकी डेथ से पहले मीडिया में दिखाए गए थे। In particular, I want to know if photos of the victims were made available to the public in Japan. तो ये प्रूव करेगा कि कीरा अपने स्किल्स के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। वापस लाइट के पास वो अपनी छोटी सी बहन का होमवर्क करा रहा होता है यागामी हाउस होल्ड में। तभी उसके फादर सोइचिरो काम से घर आते हैं। वो एक एक्स हॉटेड लेकिन डेडिकेटेड चीफ ऑफ पुलिस हैं। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जिस क्रिमिनल को वो ढूंढ रहे हैं वो उनके लिविंग रूम में बैठा मैथ करवा रहा है। घर के शेयर्ड नेटवर्क का यूज करके लाइट अपने डैड के पुलिस फाइल्स का एक्सेस करता है। एज ऑलवेज एक कदम आगे इन्वेस्टिगेशन नोट्स स्क्रॉल करते हुए उसे दिखाई देता है कि एल सस्पेक्ट कर रहा है कि कीरा एक स्टूडेंट है। लाइट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट किया था एल सही है, लेकिन लाइट किसी एनोनिमस डिटेक्टिव को अपनी होमिसाइडल होमवर्क रूटीन नहीं बिगाड़ने देगा। If I write heart attack is the cause of death, then I should be able to write down all the details, including time of death afterwards, shouldn't I? एल को कंफ्यूज करने के लिए वो अपनी टैक्टिक्स चेंज करता है। अब वो प्रेडिक्टेबल टाइम पे किल नहीं करता, अब वो डेथ का टाइम मैनिपुलेट करता है ताकि क्रिमिनल्स तब बने जब वो क्लास में हो, स्कूल इवेंट में हो या किसी और एलिबी वाली जगह पे। अगर कीरा एक स्टूडेंट है तो मैथ टेस्ट के बीच वो नाम कैसे लिख रहा है? शायद वो मल्टीटास्किंग का किंग है, आई डोंट नो। लेकिन एल को फूल करना इतना आसान नहीं है। पुलिस एक और इमरजेंसी मीटिंग रखती है 2 दिन में 46 डेथ्स और हर डेथ एग्जैक्टली 1 घंटे के गैप में। एल तुरंत पैटर्न
पैटर्न पकड़ लेता है। कीरा डेलिबरेटली दिखाना चाहता है कि वो टाइम ऑफ डेथ कंट्रोल कर सकता है, जैसे कोई मैसेज भेज रहा हो। लेकिन एक चीज मैच नहीं होती। क्या कीरा के पास पुलिस का इंटरनल इन्फो है? घर पे लाइट अपना प्लान रियो को एक्सप्लेन करता है। जल्द ही एल पुलिस पे डाउट करेगा और जब पुलिस को लगेगा कि उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वो एल पे ही शक करेंगे। अगर मैं पुलिस को इनफ पुश कर दूं तो वो एल की आइडेंटिटी रिवील कर देंगे और मैं उसे फाइनली एलिमिनेट कर सकता हूँ। और एल की सस्पिशियस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एमपीए जापानीज पुलिस एचक्यू में 3 ऑफिसर्स सोइचिरो के पास जाते हैं और अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं क्योंकि वो स्कैर्ड हैं। वो कंफर्म करते हैं कि हर विक्टिम का फेस डेथ से पहले ब्रॉडकास्ट हुआ है। We don't hide our faces. We're out in the open. Sir, the truth is we could be killed by Kira at any time. पुलिस ऑफिसर्स के नाम और चेहरे पब्लिक में अवेलेबल हैं। अगर कीरा के पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सेस है तो वो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं। और किसी टीनेज गॉड के हाथों मिस्टीरियसली डेथ मिलना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था। एल कोई रिस्क नहीं ले रहा। बतारी जो कि उसका केयरटेकर है उसे इन्फॉर्म करता है कि FBI जापान में आ चुकी है और उनका मिशन है पुलिस की पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करना। लाइट को अभी तक FBI के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसे कुछ अजीब फील हो रहा है। स्कूल से घर आते वक्त रियो कैजुअली उसे एक बात बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये सुनकर लाइट ऑब्वियसली टेंस हो जाता है, लेकिन रियो तुरंत क्लैरिफाई करता है I'm not here to support you or give you my opinion. I'm just a spectator. वो बस इसलिए बोल रहा है कि स्टॉकर होने का फील उससे भी क्रीप आउट कर रहा है। इवन एक डेथ गॉड को भी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। लेटर जब लाइट घर आता है रियो उसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है शिनिगामी के बारे में। ह्यूमंस डेथ नोट में नाम लिखते हैं अपने मोटिव्स के लिए, पावर, जस्टिस, रिवेंज। लेकिन शिनिगामी इसलिए नाम लिखते हैं ताकि वो अपनी लाइफ एक्सटेंड कर सकें। ह्यूमन को मार के शिनिगामी अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा लेते हैं और वो किसी भी इंसान को देख के उसका नाम और बचा हुआ लाइफ स्पैन भी बता सकते हैं। रियो लाइट की तरफ देखता है। उसे ऑलरेडी पता है कि लाइट के पास कितना टाइम बचा है। फिर रियो को एक ऑफर देता है। वो अपने शिनिगामी आइज लाइट को दे सकता है, लेकिन उसका एक कॉस्ट है। अगर वो डील करता है तो उसकी बची हुई जिंदगी आधी हो जाएगी। लाइट रुकता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अगर उसके पास ये होती तो उसे न्यूज रिपोर्ट्स या पुलिस लीक्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ चेहरा देखकर किसी को भी मार देता। वो सच में इस डील पर सीरियसली सोचता है। If I had that power, the Death Note would only be easier to use. So, what'll it be, Light? Is it a deal? तो क्या डिसाइड करता है लाइट? क्या ये डील पक्की है? क्या वो अपनी आधी जिंदगी देगा एक असली गॉड बनने की पावर के लिए? अगले एपिसोड में परसुएट की शुरुआत होती है जहां लाइट रियो का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो समझता है कि वो एक परफेक्ट वर्ल्ड बना रहा है जहां कोई क्राइम नहीं होगा और उस वर्ल्ड में वो खुद एक गॉड होगा। अगर वो अभी अपनी लाइफ स्पेन कम कर देता तो उसकी रूल करने की टाइम लिमिट हो जाएगी और ये ऑप्शन उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। गॉड बनना कूल है, लेकिन ज्यादा देर तक गॉड बनना और भी बेटर। You sure there's nothing else you want to tell me ahead of time? Shinigami? No, nothing else. लेकिन अब लाइट क्यूरियस हो चुका है कि डेथ नोट की फुल कैपेबिलिटीज क्या हैं। वो डिसाइड करता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा जेल्ड क्रिमिनल्स के ऊपर ताकि उसके लिमिट्स टेस्ट कर सके। वो उनके नाम लिखता है, उनके एक्शंस स्पेसिफाई करता है और देखता है कैसे वो उसके कमांड्स को फॉलो करते हैं, फिर मर जाते हैं। कौन सोच सकता था कि क्राइम और साइंस इतने अच्छे से साथ चलेंगे। He's playing with people's lives as if all this was just a game. It's unforgivable. जल्दी चीफ यागामी और एल को प्रिजन से अजीब और गरीब रिपोर्ट्स मिलते हैं। क्रिमिनल्स मर रहे हैं बहुत ही अनयूजुअल और जानबूझकर लगने वाले तरीकों से। अब ये सिर्फ एक हार्ट अटैक का सिलसिला नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी एलेबोरेटेड डेथ्स को केस फाइल में ऐड करना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइट जैसा हमेशा 2 कदम आगे है। वो फिर से अपने डैड के पुलिस फाइल्स हैक करता है और उसे पता चलता है कि एल को शक है कि ये डेथ्स शायद टेस्ट हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एल नहीं चाहता कि ये इन्फॉर्मेशन मीडिया तक लीक हो। लाइट मुस्कुराता है। उसे पता है कि अगर एल ऑलरेडी सबूत छुपाने लगे तो इसका मतलब है कि वो प्रेशर फील कर रहा है। लेकिन लाइट के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है, अभी भी कोई उसका पीछा कर रहा है और वो किसी का नाम बिना जाने मान नहीं सकता। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अगले दिन लाइट अपनी क्लासमेट यूरी को स्पेस वर्ल्ड ले जाने के लिए डेट पर बुलाता है। वैसे उसे यूरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस उसकी गेम का एक पॉन है। उसका स्टॉकर अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है, दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, धीरे धीरे अपना गार्ड नीचे करते हुए। Chief Yagami's son, Light Yagami. No cause for suspicion. चीफ यागामी का बेटा लाइट यागामी अब तक कोई सस्पिशियस नहीं है। सब लोग एक पब्लिक बस में चढ़ जाते हैं और लाइट का स्टॉकर उसके पीछे बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल लगता है कि ऑस शुरू हो जाता है। एक हाईजैकर बस में घुस जाता है। वो हाईजैकर है कीरो ओशिरेता, एक ड्रग डीलर और मर्डरर जो रिसेंटली न्यूज में छाया हुआ था। वो ड्राइवर के सिर पे गन तान देता है और बस का कंट्रोल मांगता है। लाइट जैसे हमेशा बिल्कुल काम रहता है। वो यूरी को एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपने डैड से सीखी हुई एक टेक्निक से हाईजैकर को रोकेगा। जो स्टॉकर उसके पीछे बैठा था अब फुल अलर्ट हो जाता है और आगे झुककर लाइट को विस्पर करता है कि वो ये सब ना करे। लेकिन लाइट उस पर शक करने लगता है। क्या तुम इस हाईजैकर के साथ हो? Do you have any proof that you're not his accomplice? Why should we trust you?
अपना नाम क्लियर करने के लिए। स्टॉकर अपना FBI ID दिखाता है और लाइट को मिल जाता है जो उसे चाहिए था, रे पेनबर्ग। लेकिन ट्रैप अभी पूरा नहीं हुआ है। लाइट जानबूझकर एक नोट बस के बीच में गिरा देता है जिसे हाईजैकर उठाता है। वो उस पेपर को देखता है, सिर्फ डेट प्लान्स लिखे हैं। उससे लगता है ये बेकार का पेपर है, लेकिन वो गलत है। वो पेज एक्चुअली डेथ नोट का एक टुकड़ा होता है। जैसे ही उसके हाथ उस पेपर को छू देते हैं, वो देखता है रियुक को देखते ही उसे रेता डर के मारे जम जाता है, क्योंकि वो शिनिगामी को आंखों के सामने देख रहा होता है। वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसे रेता समझ नहीं पा रहा कि वो ये क्या दिख रहा है। पैनिक में अपनी पूरी गन खाली कर देता है रियुक पर। फिर वो बस रुकवाता है, लेकिन जैसे ही सड़क पर कदम रखता है, एक वाइट सेडन उसे जोरदार टक्कर मार देती है। लाइट कामली बैक सीट में बैठा रहता है जब पुलिस आती है और गवाहों से सवाल करती है। रे पेनबर्ग सीन से निकल जाता है। लाइट अपना डेट रिज्यूम करता है, लेकिन उसके दिमाग में रे की मौत का प्लान ऑलरेडी बन चुका था। बस थोड़ा और वक्त चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड टैक्टिक वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट सीन छोड़ा था। लाइट तुरंत मूव नहीं करता क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। अब उसके पास रे पेनबर्ग का नाम है और अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। रे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो डेंजर में है। वो तो कैजुअली लाइट से बात करता है और बताता है कि वो एक मिशन पर है। इतना ट्रस्ट करता है कि उसे अपने सीक्रेट बातें भी बता देता है। फिर वो अपने होटल रूम में लौटता है जहाँ उसकी फियांसे उसका इंतजार कर रही होती है। रे उसे बताता है कि लाइट यागामी कीरा नहीं है, वो बस एक नॉर्मल और अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन सीरियसली, You know, it's a little hard to believe that was all a coincidence, don't you think? फिर आता है December 27, जिस दिन सब कुछ बिखर जाता है। लाइट और रियो के क्राउड अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर में जाते हैं। वहाँ लाइट कैजुअली रे के पीछे से आता है। रे फ्रीज हो जाता है। लाइट अपनी पावर प्रूव करता है। Mr. Ray Penber, turn around and you're dead. I am Kira. एक क्रिमिनल पास में ही अचानक से हार्ट अटैक से मर जाता है। रे को पूरी तरह समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है, कीरा सच में है और अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। लाइट रे को एक एनवेलप देता है और कामली से ट्रेन में चढ़ने को कहता है। रे के पास चॉइस ही नहीं बचा। ये राइड वेकेशन जैसी बिल्कुल नहीं होने वाली। How many FBI agents are currently in Japan? I believe it's 4 teams, 3 agents per team for a total of 12. ट्रेन के अंदर रे एनवेलप खोलता है। उसमें होता है एक पेज फ्रॉम द डेथ नोट और लाइट के दिए गए क्लियर इंस्ट्रक्शंस। रे को नाम लिखने के लिए कहा गया है। सारे FBI एजेंट्स जो जापान में हैं, उसे अभी तक पता नहीं है कि वो उनकी मौत लिख रहा है। रे एक एक नाम लिखता है और जैसे ही ट्रेन से उतरता है उसका दिल बंद हो जाता है। Like Yagami. Farewell, Ray Penber. लाइट का परफेक्ट प्लान बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग अनफोल्ड होता है। 12 एजेंट्स की मौत के बाद पैनिक स्प्रेड हो जाता है। NPA नेशनल पुलिस एजेंसी ओपनली एल की लीडरशिप पे डाउट करने लगती है। अमेरिकन गवर्नमेंट FBI को वापस बुला लेती है। ज्यादा जान का रिस्क नहीं लेना चाहिए। रे की फियांसे जो खुद एक फॉर्मर FBI एजेंट होती है, कीरा की इन्वेस्टिगेशन अकेले स्टार्ट करती है। डर के मारे काफी जापानीज पुलिस ऑफिसर्स रिजाइन कर देते हैं। एंड तक सिर्फ 5 बचे रहते हैं, एल और वतारी को छोड़कर। इस रेट पे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा इन्वेस्टिगेशन एल का अपने आप से बात करने तक सीमित जाएगा। अपने घर पे चीफ यागामी फाइनली अपनी फैमिली को बताता है कि वो कीरा केस में लीड कर रहा है। लाइट कहता है कि उसे अपने पापा पर गर्व है और कसम खाता है। And if anything should ever happen to you, I'm going to find Kira and make sure he gets executed. Meanwhile, growing distress के स्पॉन में एल पर्सनली बचे हुए ऑफिसर्स को अपने होटल रूम में बुलाता है। ये उसका सिग्नल है कि वो सब पर भरोसा करता है। उस रात पुलिस ऑफिसर्स पहली बार एल से फेस टू फेस मिलते हैं। अगला एपिसोड अनरिवीलिंग में एल फाइनली टास्क फोर्स से पर्सनली मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। एक इम्पोजिंग डिटेक्टिव की बजाय वो एक डिसहेल्प्ड मैसी हेयर्ड बंदा होता है, बिना जूतों के घूमता है और अपने कॉफी मग को ऐसे पकड़ता है जैसे वो उसका ऑक्सीजन टैंक को। एल उन डिटेक्टिव्स को डांटता है कि उन्होंने अपने ID कार्ड उसे दिखाए। अगर वो कीरा होता तो सब मच चुके होते। I knew that he needed a face to kill someone, but I don't remember any evidence that showed that he needed a name too. फिर वो सबको बोलता है अपने फोन्स ऑफ कर लो, क्योंकि अपेरेंटली रिंगटोन्स उसकी जिंदगी का बिगेस्ट दुख है और उन्हें नोट्स लेने से भी मना कर देता है क्योंकि लीक्स हो सकती हैं। फिर एल एक और डिमांड ड्रॉप करता है, मुझे रियुजाकी बुलाओ जस्ट इन केस कीरा कहीं से सुपरनेचुरल पावर वाईफाई से स्पाई कर रहा हो। जैसे ही वो कॉफी सिप करता है, रियुजाकी केस ब्रेक डाउन करता है और वो भी एक टेरिफाइंग लेवल की एक्यूरेसी के साथ। कीरा की कोई भी स्ट्रेटजीज एल से छुपी नहीं है। कुछ डिटेक्टिव्स सजेस्ट करते हैं कि मीडिया में क्रिमिनल्स के नाम पब्लिश करना बंद कर दिया जाए ताकि कीरा उन्हें मान ना सके। सुनने में तो लॉजिकल लगता है, लेकिन कीरा ऐसे ही नहीं रुकने वाला। Kira is childish and he hates losing. But how do you... Just what do you mean? एल कहता है क्योंकि मैं भी चाइल्डिश हूँ। चाइल्डिश हो या ना हो, एल के डिटेक्शन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर हैं। वो FBI एजेंट्स की डेथ्स तक फोकस करता है और पिन पॉइंट करता है कि December 19 सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। उसी दिन लाइट ने समझा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। FBI एजेंट्स उस पर नजर रखे हुए हैं। एल एडमिट करता है कि फिलहाल वो हार रहा है क्योंकि उसका चेहरा एक्सपोज हो चुका है, लेकिन गलत मत समझना, वो कहता है मैं हार रहा हूँ लेकिन जीतूंगा मैं ही। इसी बीच लाइट को याद आता है कि उसने December 19 को एक बड़ी गलती कर दी थी। A single piece of evidence is all it would take. Just one thing.
लेकिन पैनिक करने का टाइम नहीं है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में कुछ कपड़े ड्रॉप करे। लाइट पुलिस बिल्डिंग में कैजुअली एंटर करता है। वहाँ उसके कान एक इंटरेस्टिंग बात सुनते हैं। एक वुमेन एल के टास्क फोर्स से मिलना चाहती है कीरा केस के रिगार्डिंग। उसके पास कुछ इंपोर्टेंट इन्फो होती है, लेकिन टीम का कोई भी मेंबर वहाँ नहीं होता। लाइट एक हेल्पफुल सिटीजन बनता है और ऑफर करता है कि वो इन्फो अपने फादर को दे देगा, और वो मान भी जाती है। लेकिन ये वुमेन कोई रैंडम सिविलियन नहीं थी, ये है रे पेमर की फियांसे, जो खुद भी एक फॉर्मर FBI एजेंट है। और सबसे खतरनाक बात, उसे ऑलरेडी शक है कि कीरा हार्ट अटैक के बिना भी लोगों को मार सकता है। लाइट ने हफ्तों तक सब कुछ सर्जिकल प्रिसिजन से प्लान किया था, सबसे 10 कदम आगे, और अब वो एक ऐसे इंसान के सामने खड़ा है जो उसका पूरा प्लान बिगाड़ सकती है। पर लाइट पैनिक नहीं करता, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। उसके पास हमेशा एक पेज होता है डेथ नोट का, जस्ट इन केस, और अब वो मूवमेंट आ गया है। लाइट सोचता है, It seems there's a god on my side after all, and not just a god of death. रियू जो सारा सीन साइड से देख रहा होता है, हर सेकंड का मजा ले रहा होता है, और वो हंस पड़ता है जब वो वुमेन अपना नाम बताती है, शोको माकी। लाइट उसके साथ कन्वर्सेशन कंटिन्यू करता है, बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग के साथ। नेक्स्ट एपिसोड ओवरकास्ट शुरू होता है, जहां लाइट डेथ नोट में लिखता है शोको माकी सुसाइड। पहले तो लाइट एक्सपेक्ट करता है अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन वो वुमेन बिल्कुल अनअफेक्टेड दिखती है। लाइट पेज को घूरता है, तभी उसे याद आता है रियू की लाउड हंसी जब उसने पहली बार अपना नाम बताया था। तब उसके दिमाग में एक क्लिक होता है, ये तो फेक नाम है, उसका असली नाम है नाओमी मिजोरा। लेकिन लाइट को अभी तक ये नहीं पता, और अगर वो असली आइडेंटिटी के साथ चली गई तो वो डायरेक्टली पुलिस को लाइट तक ले जाएगी, जो कि लाइट बिल्कुल नहीं चाहता। ये देखते ही रियू को अपनी क्लासिक स्नीकर के साथ लाइट को फिर से अटेम्प्ट करता है। एक और बात सोच लो, शिनिगामी आइस के लिए डील करें। Would I be willing to give up half my life just so I could learn this woman's real name? तुम्हें याद होगा वो डील जिसकी वजह से लाइट किसी भी इंसान का नाम और बचा हुआ लाइफ स्पैन देख सकता है। बस एक कंडीशन थी, अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ती थी। दूसरी तरफ एल अभी तक बेस्ट स्ट्रेटजी ढूंढ रहा है कीरा को पकड़ने के लिए। उसने टास्क फोर्स के मेंबर्स को हाई टेक गैजेट्स दिए हैं जो कि उनके कैपडाउन में छुपे हुए हैं। ये डिवाइसेस इमरजेंसी सिग्नल्स भेजते हैं कीरा उनके टू क्लोज आ जाए। और हाँ, हर एक को फेक आईडी भी दी गई है ताकि उसकी असली आइडेंटिटी सेफ रहे। लाइट फिर से नाओमी का रास्ता काट लेता है। जब वो पुलिस हेडक्वार्टर्स जा रही होती है, वो उससे बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन से पर्सनली मिलना काफी रिस्की है, किसी का कवर ब्लो हो सकता है। तब नाओमी रिवील करती है कि वो पहले एल के अंडर काम कर चुकी है और अब वो उससे डायरेक्टली बात करना चाहती है। लाइट अपना फुल चार्मिंग मोड ऑन कर लेता है। वो कहता है कि वो टास्क फोर्स का एक मेंबर है और नाओमी को इनवाइट करता है एल की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। बस एक कंडीशन पे, नाओमी को अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखानी होगी। नाओमी बिना कुछ सस्पेक्ट किए अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिखा देती है जिसमें उसका रियल गवर्नमेंट नेम लिखा होता है। और एक बार फिर सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक होता है। जैसे ही डेथ नोट का इफेक्ट एक्टिवेट होता है, लाइट कैजुअली बोलता है Because I'm Kira. नाओमी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब वो पुलिस से मिलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो सीधा चल पड़ती है उसी तरह जैसे डेथ नोट में लिखा गया है, अपनी मौत की तरफ। अगले एपिसोड ग्लेयर की शुरुआत होती है जहां एल और उसकी टीम चिल कर रही होती है माचा ग्रीन टी आइसक्रीम के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली डेडली किलर को पकड़ने के लिए कोई अर्जेंसी तो नहीं है ना। एल अब रे पेम्बर का लास्ट मूवमेंट एनालिसिस करता है। उसे कुछ चीजें सस्पिशियस लगती हैं, जैसे रे अननेसेसरीली ट्रेन में ज्यादा देर तक रहा और एक एनवेलप भी छोड़ गया। वो एनवेलप उसका था भी नहीं और मरने से पहले वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रहा था। एल सोचता है क्या कीरा उस ट्रेन में उसके साथ ही था। उसके बाद एक और प्रॉब्लम सामने आती है, नाओमी माजूरा मिसिंग है। अपनी फियांसे के एक दिन के बाद वो गायब हो जाती है। टास्क फोर्स सोचती है शायद ग्रीफ में उसने अपनी जान ले ली। एल को यकीन नहीं होता। उससे नाओमी एक पुराने केस से याद आती है और उसका डाउट है वो कीरा के टू क्लोज आ गई थी और उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। एल अपना फोकस नैरो करता है उन दोनों फैमिलीज पे जिनको रे पेम्बर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, यागामी फैमिली और डिप्यूटी डायरेक्टर की हाउस होल्ड। At this stage, I'd like to place wiretaps and surveillance cameras in both households. बाकी लोग हेजिटेट करते हैं, लीगल ट्रबल कर देते हैं, लेकिन सोच लो यागामी लाइट का डैड फुल स्क्रू द लॉ मोड में चला जाता है। मर्डरर पकड़ना है, करो जो करना है। इसी बीच लाइट और रियुक घर लौट रहे होते हैं, लेकिन रियुक के लिए बड़ा इशू है अपने विड्रॉल। एप्पल्स शिनिगामी के लिए वही है जो अल्कोहल या सिगरेट होती है और रियुक का फुल मेल्ट डाउन मोड शुरू हो जाता है। My body gets all twisted. I do handstands. It's not pretty. I don't need to see that. रियुक एप्पल्स के लिए बेक करता है, लेकिन लाइट ऑलरेडी इरिटेट होता है। शट डाउन। पर लाइट को एक चीज फील होती है, कुछ तो ऑफ है, कोई आसपास नहीं है। लेकिन उसका पैरानोया राडर फुल एक्टिव हो जाता है। उसका 3 स्टेप सिक्योरिटी सिस्टम एक पेपर डोर में अटका हुआ है, मैकेनिकल पेंसिल के लीड हिंज पे और थोड़ा सा नीचे लगाया हुआ डूर नॉब बताता है कि कोई उसके रूम में घुसा था। पर लाइट इस सिचुएशन को भी अपने फेवर में यूज करता है। वो रियुक से कहता है अगर तुमने सब कैमरास ढूंढ लिए विद इन मिनट्स। रियुक हर एक कैमरा आइडेंटिफाई कर लेता है। लाइट सोचता है By now they must have figured out that it was someone who Ray Pember was investigating, or they wouldn't have gone to all this trouble. थोड़ी देर बाद डिनर पे लाइट की सिस्टर टीवी चालू करती है। टीवी पे एक रोमांस ड्रामा चल रहा होता है जिसमें स्टार है हिडेकी रियुगा। इसी वक्त एक न्यूज एंकर क्लेम करता है 1500 FBI एजेंट्स को जापान भेजा गया है। Quite frankly, I wouldn't be surprised if Kira sees right through this. Your son's clever.
ये ऑब्वियसली एक ट्रैप है, लेकिन उसका रिएक्शन थोड़ा ज्यादा शार्प था। और एल जो क्लोजली सब कुछ देख रहा होता है वो ये पॉइंट नोट कर लेता है, लाइट कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तुरंत एक जीनियस प्लान बनाता है, एक छोटी सी टीवी चिप्स पैकेट में छुपाता है, राइट हैंड से वो स्टडी नोट्स लिखता है और लेफ्ट हैंड से दैट नोट में उन लोगों के नाम लिखता है जिन्हें मरना चाहिए। उन लोगों का नाम जिनके बारे में उसे टेक्निकली कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। ये इंसेन है, वो सच में एक एयर टाइट एलआईबी क्रिएट कर रहा है। I'll take a potato chip and eat it. अगले दिन वो कैजुअली कचरा बाहर ले जाता है और गार्बेज ट्रक के थ्रू सब एविडेंस को क्रश कर देता है। रियूक बोलता है उस टीवी की कीमत $400 थी। अगला एपिसोड एनकाउंटर स्टार्ट होता है। कैमरा वाले सीन के अगले दिन लाइट निकलता है रियूक के लिए एप्पल्स लेने। इस वक्त तक रियूक लिटरली किसी एग्जॉस्टिज्म में फंसा हुआ लग रहा है। उसका वही ट्विस्ट कर रहा होता है जैसे वो विड्रॉल में हो, एकदम ऑकवर्ड। लाइट जानबूझकर टाइम वेस्ट करता है, रियूक के साथ माइंड गेम्स खेलता है, फिर फाइनली उसे एक एप्पल देता है। घर वापस जाते हुए रियूक जो अब लाइट के टेंट्रम्स से परेशान हो चुका है उसे धमकी देता है, मैं खुद ही तुम्हारा नाम डेथ नोट में लिख दूंगा। I wouldn't laugh if I were you. Right. एल टास्क फोर्स को बताता है रिसेंट सर्विलेंस फुटेज के बारे में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उसे अब भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ है। अब एल डिसाइड करता है कि बस छुपकर देखना काफी नहीं है, अब उसे किरा के बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, इतना पास कि वो अपनी खुद आइडेंटिटी रिवील कर दे। वो सब कैमरास और वाइट एप्स रिमूव करवा देता है, लेकिन असली प्लान तो अपने पास ही रखता है। अगला दिन रियो खुशी से लाइट को बताता है सारे कैमरास गायब हो चुके हैं, अब लाइट फाइनली बिना प्रेशर के अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। लेकिन जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हुआ था प्रोटोकॉल चल जाता है, स्टूडेंट 162 आप गलत तरीके से बैठे हैं। लाइट घूमकर देखता है और वहाँ वो होता है एल। शिनिगामी वर्ल्ड में वापस चलते हैं। वहाँ के बाकी शिनिगामी शॉक हैं कि रियो कभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड में झांक रहे हैं देखने के लिए कि रियो क्या कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही आउट ऑफ कैरेक्टर है कि रियो किसी इंसान के साथ इतना लंबा टाइम बता रहा हो। और बस इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। लाइट एंट्रेंस एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाता है, परफेक्ट स्कोर, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। वो तोहो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। रियो उससे ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन एक ट्विस्ट है, लाइट अपना वेलकम स्पीच एक और टॉप स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। और जब लाइट उस स्टूडेंट को देखता है उसका स्टमक बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। वही बंदा एग्जाम हॉल वाला एल जो अब हिडेकी रियो का नाम का एलियास यूज कर रहा है। इस नाम से आधी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये एक फेमस आइडल का नाम भी है। स्टेज पर एल और लाइट दोनों खड़े होते हैं, दोनों में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होता है। लाइट एक जीनियस लगता है और एल ऐसा दिखता है किसी साइंस लैब से 3 दिन तक बिना नींद के निकल के आया हो। स्पीचेस के बाद एल कैजुअली लाइट के पास आता है और धीरे से उसके कान में कुछ कहता है। उसे पता है कि लाइट का फादर कौन है, उसे ये भी पता है कि लाइट का पुलिस से क्या कनेक्शन है। लाइट हिल जाता है, लेकिन वो अपने आप को कूल बनाए रखता है। फिर एल एक बॉम्ब गिराता है, वो लाइट को बताता है कि वो ही एल है। लाइट सोचता है There's no way. What's he talking about? If he really was L, he'd never admit to it. लाइट बस इतना कहता है कि वो एल की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है। लाइट का दिमाग ओवरड्राइव में चल रहा है। एल ने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी रिवील की है, पर क्यों? अब लाइट उसे कैसे मारे? अगर उसने डेथ नोट में हिडेकी रियो का लिखा तो वो शायद असली आइडल को भी मार देगा और अपने आप को वो पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। अगर किसी तरीके से उसे एल का असली नाम मिल जाए तो भी उनका कॉन्टैक्ट टास्क फोर्स को ऑलरेडी पता होगा। अभी उसका बेस्ट मूव ये होगा कुछ ना करे, लेकिन इससे बात और बिगड़ जाती है। सेरेमनी के बाद एल कैजुअली लाइट को बाय बोलता है और एक फ्रीकिंग लेमो में चला जाता है जिसे वतारी चला रहा होता है। वहीं लाइट गुस्से से भरा हुआ हज जा रहा होता है। उसे समझ आता है कि एल ने उसके साथ ऐसा ट्रैप खेला है, अगर उसने इस फेक एल को मार दिया तो ये सुसाइड होगा। लेकिन साथ ही साथ लाइट को लगता है कि एल शायद सभी सस्पेक्ट के साथ यही कर रहा है। अब ये एक गेम बन चुकी है, हो सकता है एल सोच रहा हो, एल को लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन लाइट तैयार है इस नई दोस्ती को एक मौके में बदलने के लिए, उसे मारने के मौके में। अब लाइट को सिर्फ एक नाम पता करना, एल का असली नाम। अगले एपिसोड डाउट की शुरुआत होती है जहाँ एल डिसाइड करता है कि लाइट को अब मेंटली पुश करना चाहिए, इसलिए वो उसे टेनिस खेलने के लिए इनवाइट करता है। पता चलता है कि दोनों पहले टेनिस चैंपियन रह चुके हैं अपने बचपन में। एल ने ब्रिटेन में और लाइट ने जापान में टेनिस खेला था और फिर दोनों ने अचानक क्वाइट कर दिया। एल को शक है कि कीरा ऐसा टाइप का बंदा है जो हार से नफरत करता है, तो अगर लाइट जीतने की कोशिश करे तो वो रेड फ्लैग हो सकता है, लेकिन अगर लाइट जानबूझ के हारे ताकि शक ना हो तो वो प्रूफ हो सकता है कि वो ही कीरा है। पूरी स्कूल ऑडियंस के सामने लाइट को एक मौका दिखता है, वो टेनिस बॉल को एल के रैकेट के नीचे मार देता है और जीत कंफर्म कर देता है। एल कैजुअली कहता है Just as I expected, you beat me. It's been a while since I had to play that hard. मैच के बाद एल कैजुअली लाइट से कीरा के केस के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। वो ये भी बोलता है कि लाइट एक सस्पेक्ट है। फिर दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ एल कुछ प्रिजनर्स नोट दिखाता है जिसमें हिडन मैसेजेस होते हैं सब शिनिगामी से रिलेटेड। लाइट उन सबको आसानी से डिकोड कर देता है क्योंकि उसे ऑलरेडी शिनिगामी के बारे में नॉलेज है। एल एक 14 फेक नोट दिखाता है लाइट को और ये बात लाइट को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। लाइट का रिएक्शन थोड़ा डिफेंस हो जाता है जो एल के लिए और ज्यादा सस्पिशियस बन जाता है। पर उनके माइंड गेम्स कंटिन्यू होने से पहले एक अर्जेंट न्यूज मिलती है कि सोइचिरो यागामी को हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल में लाइट ड्रामेटिकली अपने फादर से वादा करता है कि वो कीरा को ढूंढ के उसे सजा दिलवाएगा क्योंकि उसने उसे तकलीफ दी है। इस पर सोइचिरो फाइनली कंफर्म कर देता है लाइट को कि एल रियल एल ही है। This doesn't seem like an act to me.
Or if it is, it's too cheesy. लेकिन जाते वक्त भी एल रुकता नहीं। वो लाइट को फिर से डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है क्योंकि उसे अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला अगर वो कीरा है। लेकिन अब लाइट 4D चेस खेल रहा है और एक रिडिकुलस ब्लफ ऑफर करता है। वो डिमांड करता है कि उसे एक प्रिजन सेल में लॉक कर दिया जाए बिना टेलीविजन के 1 महीने के लिए, ताकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके। एल जो इस ऑफर में इंटरेस्टेड है लाल के लिए इसे इग्नोर कर देता है। इसी बीच शाकुरा टीवी में किसी एनएनएम इंसान से टेप्स आते हैं जो खुद को कीरा कहता है। मैसेज सिंपल है, इन टेप्स को ब्रॉडकास्ट करो वरना कंपनी के सब लोग मरेंगे। स्टेशन के हेड एक हेडलाइन के लिए डिस्प्ले बिना सोचे समझे तुरंत अग्री कर देते हैं। चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। अगले एपिसोड असॉल्ट में टास्क फोर्स नाओमी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस पर डिस्कस कर रही होती है जब वतारी उन्हें ब्रेक देता है एक बड़ी न्यूज के साथ। कीरा अब नेशनल टेलीविजन पे भी मिक्स टेप्स ड्रॉप कर रहा है। ओके नॉट रियली, लेकिन एक स्टूडियो टेप सुपोजली कीरा की है वो अब शाकुरा टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। टीम बिल्कुल टाइम पे टीवी ऑन करती है और एक और स्ट्रीम में वॉइस अनाउंस करता है। इसी वक्त एक टीवी एंकर मर जाएगा और बिल्कुल वैसा ही होता है। बंदा लाइव ऑन एयर मर जाता है। Now that you've seen proof of my powers, you should have no trouble believing that I am Kira. फिर और होस्ट भी मच्छर की तरह गिरने लगते हैं और कीरा या कम से कम जो भी उसके नाम का क्लेम कर रहा है एक्सप्लेन करता है कि ये सब उसकी पावर्स प्रूव करने और पब्लिक सपोर्ट जीतने का हिस्सा है। एल जो कि ये बकवास बंद करो टाइप बंदा है, डिमांड करता है कि ब्रॉडकास्ट तुरंत शटडाउन किया जाए, लेकिन स्टेशन रिफ्यूज कर देता है। टास्क फोर्स मेंबर क्योकाजू ओकिता जो कि बिल्कुल मूड में नहीं होता सीधा शाकुरा टीवी की तरफ रश करता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो गिर जाता है। वो मर चुका होता है। बाकी ऑफिसर्स भी वहां पहुंचते हैं और वो भी मरने लगते हैं। ये सब रियल टाइम में देखकर टास्क फोर्स समझदारी से फ्रीक आउट कर जाती है, लेकिन एल उन्हें रोकता है, कहता है कि पीछे रहो अगर तुम्हें मरने का शौक नहीं है। But from what we've just seen, I'd say it's not entirely impossible that Kira can kill with only a face. इसी बीच सोचिरो जो अभी भी हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा होता है सारे कियोस टीवी पर दिख रहा होता है। उसकी वाइफ टीवी बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि टीवी ऑन रहे क्योंकि वो लिटरली बिल्ट डिफरेंट है। वो बेड से उठता है, एक एम्बुलेंस चुराता है और सीधा उसे शाकुरा टीवी के फ्रंट डोर्स में क्रैश कर देता है। वो कंट्रोल रूम में घुस जाता है गन हाथ में लेके और सबको फोर्स करता है कि ट्रांसमिशन कट कर दे। डेथ्स रुक जाती हैं और सोचिरो टास्क फोर्स के साथ वापस मिलता है। He needs us to reveal our faces. That way he can kill us if the police do anything suspicious. ये सब चल रहा होता है तभी लाइट घर बैठा सब दिख रहा होता है और रियलाइज करता है ये मैंने तो नहीं किया। वो क्विकली ये सेड्यूस करता है ये नया कीरा के पास शिनिगामी आइस होंगे क्योंकि उनके पास ऑफिसर्स के नेम्स जानने का कोई और तरीका नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी देखकर लाइट डिसाइड करता है कि उससे टास्क फोर्स ज्वाइन करनी है, यानी कि स्मार्टली मैनिपुलेट करना होगा ताकि वो अनटचेबल बन सके और सेकंड कीरा को एल से पहले ही ढूंढ ले। एल दूसरी तरफ ऑलरेडी 70% श्योर होता है ये कोई नया कीरा है क्योंकि ये बंदा काफी स्लॉपी है, रैंडम लोगों को मार रहा है, डिस्प्लिट बन रहा है। एल इवन सजेस्ट करता है कि लाइट को टास्क फोर्स में ले आना चाहिए, हालांकि अभी भी उसके ऊपर काफी सस्पेक्ट करता है। जैसे ही एपिसोड एंड होता है हम फाइनली सेकंड कीरा से मिलते हैं, मीजा अमाने। वो एक गॉड आइडल है जो कंप्लीटली कीरा के ऑब्सेस्ड है और पूरा शाकुरा टीवी स्टंट सिर्फ उसके अटेंशन के लिए करती है। उसका शिनिगामी रैम उसे रॉकलेस होने के लिए वार्न करती है, लेकिन मीजा बिल्कुल टेंशन नहीं लेती क्योंकि उसके पास भी शिनिगामी आइज हैं और उसके दिमाग में वो ओरिजिनल कीरा से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स कवर किए हैं और ये वीडियो पार्ट 1 डेथ नोट का। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस डेथ नोट पर और चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं ले आऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।